Hello, Finney. नमस्कार। आज हम ब्लैक फोन 2 पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। ये 2021 की जो हिट हॉरर फिल्म थी ब्लैक फोन, उसका सीक्वल है। हाँ, बिल्कुल। और हमने जो जानकारी जुटाई है वो ज्यादातर विकिपीडिया से है और कोशिश रहेगी कि इस सीक्वल के जो जरूरी पहलू हैं, जैसे कहानी कैसे बनी, लोगों को कैसी लगी, वो सब समझें। बिल्कुल। और ये जानना जरूरी है कि ये सिर्फ एक और डरावनी फिल्म नहीं है। निर्देशक स्कॉट डेरिक्सन और उनकी टीम ने पहली फिल्म के किरदारों और दुनिया को लिया है और कहानी को एक नई, थोड़ी ज्यादा सुपरनैचुरल दिशा दी है। सुपरनैचुरल, अच्छा। हाँ, यहाँ सिर्फ डर नहीं है, बल्कि पुराने जख्म, उनसे जुड़े रहस्य, उनकी भी बात है। हाँ, ये तो सुनने में दिलचस्प लग रहा है कि कहानी कैसे आगे बढ़ी। तो चलो शुरू करते हैं कि कौन कौन है इस बार। डायरेक्टर तो स्कॉट डेरिक्सन ही है ना? हाँ, वही है। और लिखा भी उन्होंने सी रॉबर्ट कारगिल के साथ ही है। वही टीम है जो पहली फिल्म के पीछे थी। अच्छा। और जाहिर है ये जो हिल के जो किरदार है उन्हीं पर आधारित है। और बनाने वाले, प्रोडक्शन वाले, वो भी जाने पहचाने नाम है, ब्लम हाउस प्रोडक्शंस। हाँ, वो तो हॉरर के लिए जाने ही जाते हैं। बिल्कुल, कम बजट में हिट देने के लिए। और साथ में क्रूक्ड हाईवे भी है और रिलीज किया है यूनिवर्सल पिक्चर्स ने। तो कह सकते हैं कि कोर टीम वही है। ये अच्छी बात है। एक तरह की कंटिन्यूटी है। और किरदारों का क्या, पुराने चेहरे हैं। हाँ, और मेरे ख्याल से ये इस सीक्वल का एक मजबूत पॉइंट है। ईथन हॉक वापस आए हैं द ग्रैबर के रोल में। अरे ग्रैबर, वो कैसे? वो तो पहली फिल्म है। हाँ, वही तो कैच है। उस पर हम आएंगे। मेसन थेम्स फिनी के रोल में है और मैडलिन मैकग्रॉ ग्वेन के रोल में है। और जेरेमी डेविस भी वापस है, उनके पिता टेरेंस के रोल में। ठीक है। और कोई नया चेहरा, कोई बड़ा नाम? हाँ, डेमियन बिचर है। वो एक अहम नए किरदार में है, अरमांडो। अच्छा। और एक बहुत ही अजीब सी बात है, मिगुएल मोरा, याद है पहली फिल्म में रॉबिन बने थे। हाँ, फिनी का दोस्त जो ग्रैबर का शिकार बनता है। हाँ, वही। वो इस फिल्म में वापस है, लेकिन एक अलग रोल में। अर्नेस्टो जो रॉबिन का भाई है। क्या? एक ही एक्टर रॉबिन के भाई के रोल में? ये तो काफी अनोखा है ना? बहुत अजीब कास्टिंग है। एक ही एक्टर, दो अलग पर जुड़े हुए किरदार। सही में। इसका कहानी पर क्या असर पड़ता होगा? खैर, कहानी पर आते हैं। कहाँ से शुरू होती है ये कहानी? है अक्टूबर 1982 की। पहली फिल्म के ठीक 4 साल बाद। 4 साल बाद, ओके। और इस बार फोकस थोड़ा ग्वेन पे ज्यादा है। वो अब टीनेजर है और उसे भयानक सपने आने लगते हैं। सपने? जैसे पहली फिल्म में आते थे, भविष्य वाले? नहीं, इस बार अलग है। ये अतीत के हैं। वो देखती है 1957 में हुई कुछ अनसुलझी हत्याएं। एक जगह है एल्पाइन लेक कैंप, वहां की। एल्पाइन लेक कैंप। इसका क्या कनेक्शन है? कनेक्शन डबल है। एक तो ये सपने उसकी माँ होप से जुड़े लगते हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है। उन्हें भी 1957 में ऐसे ही सपने आते थे। ओह, अच्छा। और दूसरा, यही वो जगह है जहां होप ने टीनेजर के तौर पर काम भी किया था। तो ये सिर्फ कोई रैंडम जगह नहीं, उनके परिवार के अतीत से जुड़ी है। समझ गया। तो ग्वेन क्या करती है इन सपनों का? अकेले ही झेलती है? नहीं, वो अपने भाई फिनी को और अर्नेस्टो को, यानी रॉबिन के भाई को, मना लेती है कि वो उसके साथ एल्पाइन लेक कैंप चले। अर्नेस्टो को भी? क्यों? शायद इसलिए कि रॉबिन भी ग्रैबर का शिकार था और ये सपने भी अतीत के शिकारों से जुड़े हैं। पता नहीं, शायद वो लोग मिलकर कुछ पता लगा सके। वो जगह अब एक क्रिश्चियन यूथ कैंप है। ठीक है। और वो जाते हैं वहां? फिर क्या होता है? हाँ, वो जाते हैं और जाते ही मामला बिगड़ जाता है। बहुत भारी बर्फबारी शुरू हो जाती है। अरे! और वो तीनों वहीं फंस जाते हैं। उनके साथ कैंप का सुपरवाइजर अरमांडो, यानी डेमियन बिचीर का कैरेक्टर, उसकी भतीजी है मस्टांग, और 2 कैंप के कर्मचारी, केनेथ और बारबरा। सब के सब कट जाते हैं बाहरी दुनिया से। टिपिकल हॉरर सेटअप। पास गए, मदद नहीं आ सकती। बिल्कुल। और अब उन्हें न सिर्फ ग्वेन के डरावने सपनों से डील करना है, बल्कि उस कैंप के माहौल से भी। और फिर फोन बजता है। फोन? कौन सा फोन? वहां तो कोई फोन लाइन? वही, कैंप में एक पुराना बंद पड़ा पेफोन है। और एक रात फिनी को उस फोन पर कॉल आता है। और कौन होता है दूसरी तरफ? ग्रैबर। क्या? ग्रैबर? लेकिन वो तो मर गया था। हाँ, लेकिन अब वो वापस आया है, एक सुपरनैचुरल ताकत के तौर पर, बदला लेने। बाप रे!
वो फिनी को दोषी ठहराता है अपने भाई मैक्स की मौत का, जो पहली फिल्म में गलती से मारा गया था, और फिनी को धमकाता है। ये तो पूरी गेम ही बदल गई। अब ये सिर्फ किडनैपर नहीं, एक भूतिया ताकत है। हाँ, और बात यही खत्म नहीं होती। इसके बाद वो ग्वेन पर हमला करता है, उसके सपने में। इससे पता चलता है कि वो अब सिर्फ फोन तक ही सीमित नहीं है, वो सपनों में भी घुस सकता है। ओह, ये तो बहुत ज्यादा डरावना है। मतलब अब आप सोते हुए भी सेफ नहीं है। तो ये फंसे हुए लोग क्या करते हैं? डर के मारे बैठ जाते हैं? डर तो जाते हैं, जाहिर है। वो कैंप के चैपल में छिप जाते हैं, और वहां उन्हें लगता है कि ग्रैबर की ये जो नई अलौकिक शक्ति है, ये शायद उसके पुराने पापों से जुड़ी है। पुराने पाप मतलब एल्पाइन लेक वाले? हाँ, वही 1957 वाली हत्याएं जिनके सपने ग्वेन देख रही है। उन्हें लगता है कि अगर वो उन पीड़ितों के शव ढूंढ लें, उन्हें शांति दिला दें, तो शायद ग्रैबर की शक्ति कम हो जाए। और उन्हें लगता है शव वहीं पास में है। उन्हें शक है कि पास में जो मारू झील है, शायद शव उसमें है। और कोई कनेक्शन मिलता है? कोई और सुराग? हाँ, एक बहुत बड़ा कनेक्शन सामने आता है। पता चलता है कि ये जो कैंप सुपरवाइजर है अरमांडो, डेमियन बिचर वाला कैरेक्टर। हाँ, हाँ। वो और ग्वेन और फिनी की माँ होप और खुद ग्रैबर, ये तीनों एक दूसरे को जानते थे सालों पहले इसी कैंप में। तीनों? ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। इससे कहानी में एक और लेयर जुड़ जाती है, एक गहरा रहस्य। और होप की मौत? पहली फिल्म में तो बताया था कि सुसाइड था। क्या उसका भी कुछ पता चलता है? हाँ, और यहीं पर मतलब एक बहुत ही भयानक खुलासा होता है। ग्रैबर एक और सपने में ग्वेन से मिलता है और दावा करता है कि होप ने आत्महत्या नहीं की थी। तो फिर? ग्रैबर कहता है कि ग्रैबर ने होप को मारा था और उसे सुसाइड जैसा दिखाया था। हे भगवान, ये तो बहुत ही डार्क टर्न है। हाँ, ये ग्वेन के लिए तो जैसे दुनिया ही उलट देता है, और ग्रैबर को और भी ज्यादा शैतानी बना देता है। वो ग्वेन जो सपने में घायल भी कर देता है, और वो चोटें असली दुनिया में भी दिखती हैं। मतलब अब खतरा रियल वर्ल्ड में भी आ गया है। तो क्या होता है आखिर में? क्या वो लोग शव ढूंढ पाते हैं? ग्रैबर से कैसे लड़ते हैं? वो आ जाते हैं मदद के लिए? हाँ, और वहाँ एक इमोशनल मोमेंट भी आता है। ग्वेन अपने पिता और भाई दोनों को कन्फ्रंट करती है, उनके शराब और ड्रग्स यूज को लेकर। ये दिखाता है कि फिल्म सिर्फ बाहरी मॉन्स्टर से लड़ने के बारे में नहीं है, ये अंदर के राक्षसों से सदमों से जूझने के बारे में भी है। खैर, वो सब मिलकर तय करते हैं कि ग्रैबर को हराना है और उन लापता लड़कों को न्याय दिलाना है। और फाइनल लड़ाई झील पर? हाँ, वो सब जमी हुई मारू झील पर वापस जाते हैं, और जैसे ही वो बर्फ में शवों को ढूंढ रहे होते हैं, ग्रैबर फिर हमला करता है, इस बार असली दुनिया में, आमने सामने। हाँ, जबरदस्त लड़ाई होती है। और इसी बीच ग्वेन बर्फ के नीचे उन 3 लड़कों के शव ढूंढ लेती है। तो शव मिल गए? हाँ, और जैसे ही शव मिलते हैं, ग्रैबर की शक्ति कमजोर पड़ जाती है। अच्छा, तो उसका कनेक्शन टूट गया? लगता तो यही है। और फिर फाइनल शोडाउन में फिनी, ग्वेन और उन मरे हुए लड़कों की आत्माएं, वो सब मिलकर ग्रैबर को उसी बर्फीली झील के नीचे खींच लेते हैं। वाह, मतलब जैसे पहली फिल्म में आत्माओं ने मदद की थी, वैसे ही यहाँ भी। हाँ, बिल्कुल, लेकिन इस बार शायद ज्यादा बड़े स्केल पर, पीड़ितों का बदला। और अंत में सब ठीक हो जाता है? शांति मिलती है? थोड़ी सी। मतलब अगले दिन जब वो कैंप छोड़ रहे होते हैं, तो ग्वेन को उसी पेफोन पर एक और कॉल आता है। फिर से? किसका? ग्रैबर का? नहीं, इस बार उसकी माँ होप की आत्मा का। सच में? हाँ, वो ग्वेन को बताती है कि उसे उस पर गर्व है, और रॉबिन की तरफ से फिनी के लिए एक मैसेज भी देती है। ये तो काफी इमोशनल एंडिंग है। कहानी को समेटती है, लेकिन सवाल भी छोड़ती है कि क्या ये आत्माएं हमेशा आसपास रहेंगी? बिल्कुल। कहानी तो जबरदस्त लग रही है। मतलब पहली फिल्म के हॉरर को रखा है, पर साथ में ट्रॉमा, दुख, फैमिली सीक्रेट्स, इन सब चीजों में और गहरे उतर गए हैं। हाँ, ये सिर्फ जंप स्केयर वाली फिल्म नहीं लग रही। अच्छा, चलो थोड़ा पर्दे के पीछे चलते हैं। ये सीक्वल बनाने का आइडिया आया कैसे? मतलब क्या प्लान था पहले से? डायरेक्टर स्कॉट डेरिक्सन ने बताया कि इसका क्रेडिट जाता है लेखक जो हिल को, जिनकी कहानी पर पहली फिल्म थी। हाँ, उन्हीं को। पहली फिल्म जब हिट हो गई, तो हिल ने डेरिक्सन को सीक्वल के लिए एक शानदार आइडिया दिया। और पता है वो आइडिया किससे इंस्पायर्ड था? किससे? ग्रैबर के उन मास्क से। मास्क से? वो कैसे? हाँ, वो मास्क इतने आइकॉनिक बन गए, लोगों पर इतना असर डाला उन्होंने, कि हिल को लगा कि इस किरदार में और कहानी कहने की गुंजाइश है। मास्क सिर्फ एक प्रॉप नहीं रहे, वो कहानी का हिस्सा बन गए। क्या बात है!
ये तो बड़ी दिलचस्प बात है कि एक विजुअल एलिमेंट ने कहानी को आगे बढ़ाया। और प्रोडक्शन के बारे में कुछ और खास, जैसे शूटिंग वगैरह? हाँ, कुछ चीजें हैं। फिल्म का वर्किंग टाइटल था मिस्टीरियम। मिस्टीरियम मतलब रहस्य, सही है कहानी के हिसाब से। हाँ, और शूटिंग हुई कनाडा में, टोरंटो और हैमिल्टन में, नवंबर 2024 से जनवरी 2025 तक, मतलब सर्दियों में, जो शायद उस बर्फीले माहौल के लिए सही रहा होगा। और म्यूजिक, पहली फिल्म का म्यूजिक काफी असरदार था। इस बार म्यूजिक दिया है स्कॉट डेरिक्सन के बेटे एटिकस डेरिक्सन ने। अच्छा, बेटे ने? हाँ, ये तो इंटरेस्टिंग फैमिली कोलैबोरेशन है। हाँ बिल्कुल, देखना होगा कि क्या उन्होंने अपने पिता के विजन को म्यूजिक में उतारा है। और सिनेमेटोग्राफर थे पार एम आइकबर्ग। शायद उन्होंने ही उस बर्फीले आइसोलेटेड माहौल को कैमरा में कैप्चर किया होगा। हाँ, ये टेक्निकल चीजें बहुत मैटर करती हैं, खासकर हॉरर में माहौल बनाने के लिए। चलो अब आते हैं रिलीज और रिस्पॉन्स पर। कब आई ये फिल्म? इसका वर्ल्ड प्रीमियर हुआ फैंटास्टिक फेस्ट में 20 सितंबर 2025 को। ये हॉरर और जॉनर फिल्मों के लिए काफी बड़ा फेस्टिवल है। हाँ, सुना है मैंने। और अमेरिका में रिलीज हुई 17 अक्टूबर 2025 को, मतलब हैलोवीन से ठीक पहले। पहले जून में आने वाली थी, पर डेट आगे बढ़ गई, शायद बेहतर टाइमिंग के लिए। और चली कैसी बॉक्स ऑफिस पर? आजकल सीक्वल का चलना बहुत जरूरी होता है। हाँ, और ये कामयाब रही है कमर्शियली। इसका बजट था करीब $30 मिलियन। 30 मिलियन, ठीक है। और अक्टूबर 2025 के एंड तक इसने दुनिया भर में $87 मिलियन कमा लिए थे। 87 मिलियन 30 के बजट पर, ये तो काफी अच्छा है, मतलब लगभग 3 गुना कमाई। हाँ बिल्कुल। घरेलू कमाई थी 52 मिलियन और इंटरनेशनल 34 मिलियन। और इसने अपने पहले ही वीकेंड पर यूएस बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1 स्पॉट लिया था $27.3 मिलियन के साथ। बढ़िया, तो मतलब लोगों में एक्साइटमेंट थी इसे देखने की। ब्लम हाउस का मॉडल फिर काम कर गया। हाँ, लगता तो यही है। कम बजट, अच्छा रिटर्न। पैसे तो कमा लिए, पर क्रिटिक्स को कैसी लगी और ऑडियंस को? अक्सर सीक्वल यहाँ मार खा जाते हैं। यहाँ तस्वीर थोड़ी मिक्स है, पर ओवरऑल पॉजिटिव कह सकते हैं। जैसे रॉटन टोमेटोज पर 162 रिव्यूज के बेस पर 73% फ्रेश रेटिंग है। 73%, हाँ ठीक ठाक है, मतलब बहुत बुरा नहीं पर एकदम कमाल भी नहीं। हाँ, कह सकते हैं एक सम्मानजनक स्कोर है। और मेटाक्रिटिक पर जहां 100 में से स्कोर मिलता है, वहां 36 क्रिटिक्स के आधार पर स्कोर 61 है। 61 मतलब जनरली फेवरेबल। ज्यादातर को पसंद आई, पर शायद कुछ कमियां भी लगी होंगी। हाँ, रॉटन टोमेटोज का जो कंसेंसस होता है, मतलब सभी रिव्यूज का निचोड़, हाँ, वो क्या कहता है? वो कहता है कि ये एक डरावना सीक्वल है जो पहली फिल्म के असर को गंभीरता से लेता है और गहरे जख्मों से यादगार डर और सोचने पर मजबूर करने वाले थीम निकालता है। अच्छा, मतलब क्रिटिक्स ने इसकी डेप्थ को सराहा है, सिर्फ डर नहीं बल्कि थीम को भी। बिल्कुल, लेकिन ऑडियंस का रिएक्शन थोड़ा अलग है। ओह, वो कैसे? सिनेमा स्कोर पता है? जो लोग फिल्म देखकर निकलते हैं उनसे सीधे पूछते हैं कि कैसी लगी। हाँ, ABC ग्रेड देते हैं। हाँ, तो ब्लैक फोन 2 को मिला B ग्रेड। B ग्रेड। ये पहली फिल्म से कम है। हाँ, पहले को B+ मिला था। ओहो, तो थोड़ी गिरावट है। B वैसे बुरा नहीं होता हॉरर के लिए, पर B+ से B पर आना ये दिखाता है कि शायद ऑडियंस उतनी इम्प्रेस नहीं हुई जितनी पहली बार हुई थी। हो सकता है शायद कहानी का ज्यादा सुपरनैचुरल हो जाना, या जो इमोशनल पहलू थे वो शायद सबको उतने पसंद आए हों, या हो सकता है पहली फिल्म का जो टाइट थ्रिल था वो थोड़ा कम लगा हो। ये इंटरेस्टिंग है। क्रिटिक्स को सोचने पर मजबूर करने वाली लगी, पर ऑडियंस का उत्साह थोड़ा कम। खैर, तो अब आगे क्या? क्या यहीं खत्म हो गई कहानी या और भी बनेगी? लगता तो नहीं कि ये अंत है, क्योंकि फिल्म ने पैसे कमाए हैं। वो तो है। और जो मेन टीम है, ईथन हॉक, लेखक जो हिल, कारगिल और डायरेक्टर डेरिक्सन, सबने कहा है कि वो तीसरी फिल्म बनाने में इंटरेस्टेड है। ईथन हॉक ने भी? उनका किरदार तो मतलब अब 2 बार मर चुका है टेक्निकली। हाँ, और यही बात मजेदार है। हॉक ने तो मजाक में या शायद सीरियसली कहा भी है कि वो ग्रैबर के साथ नर्क जाना चाहेंगे। अरे वाह! तो ये इशारा करता है कि शायद इस किरदार की बैक स्टोरी या उसका जो ये सुपरनैचुरल रूप है उसे और एक्सप्लोर किया जा सकता है। हो सकता है कोई प्रीक्वल बन जाए या कोई और ही कहानी, कौन जाने। संभावनाएं तो है। तो चलो समराइज करते हैं। ब्लैक फोन 2 एक कामयाब सीक्वल रहा बॉक्स ऑफिस पर, कहानी को आगे बढ़ाया, ग्रैबर को सुपरनैचुरल विलन बनाकर वापस लाया और ट्रॉमा,
फैमिली सीक्रेट जैसे थीम्स को एक्सप्लोर किया। हाँ, रिव्यूज ज्यादातर पॉजिटिव थे, पर ऑडियंस का रिस्पांस पहली फिल्म जितना जबरदस्त नहीं था और तीसरी फिल्म की संभावना बनी हुई है। बिल्कुल सही। मतलब ये सिर्फ कहानी को दोहरा नहीं रहा, बल्कि उसे एक नई, शायद ज्यादा कॉम्प्लेक्स दिशा में ले जा रहा है। हो सकता है इस चक्कर में कुछ ऑडियंस को पहली फिल्म वाला सीधा साधा थ्रिल थोड़ा कम मिला हो। ठीक है, तो इस सारी बातचीत के बाद एक आखिरी सवाल या सोचने वाली बात छोड़ते हैं सुनने वालों के लिए। जरूर। देखो, हमने बात की कि कैसे इस फिल्म में अतीत के सदमे, जैसे होप की मौत का राज, ग्रैबर के पुराने पाप, वो सब भूत बनकर या सुपरनैचुरल तरीके से आज को परेशान करते हैं ना। हाँ, और हमने ये भी देखा कि कैसे एल्पाइन लेक कैंप जैसी जगहें किरदारों के बीच गहरे अनकहे कनेक्शंस रखती हैं, ग्रैबर, होप, अरमांडो। तो ये सोचना इंटरेस्टिंग है कि इस कहानी की दुनिया में और कौन से ऐसे छुपे हुए इतिहास हो सकते हैं, कौन सी अनकही कहानियां या कौन सी भटकती आत्माएं हो सकती है जो अब तक सामने नहीं आई हैं। क्या ग्रैबर अकेला ऐसा रहस्य था, या एल्पाइन लेक जैसी जगहों पर और भी बहुत से राज दफन है जिनके खुलने का बस इंतजार है? ये सवाल शायद भविष्य की कहानियों के लिए दरवाजे खोलता है।